चलो भाई, तो आज का टॉपिक क्या चालू कर रहे हो? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, है ना? तैयार है ना बताने के लिए? डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ठीक है ना? एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन की, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। डाल्टन ने, देखो क्या है कि अभी जो आप लोगों ने क्या किया है, नियम पढ़ा है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, ठीक है ना? मतलब रासायनिक संयोग का जो नियम पढ़ा है। तो डाल्टन ने क्या किया है कि ये इन्होंने किसके बारे में बताया? मैटर के बारे में बताया, पदार्थ के बारे में बताया है, ठीक है ना? अब वो इन्होंने मैटर के बारे में कैसे बताया है, तो इनके पास जितने भी अभी जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आप पढ़े हो, वहाँ पे जितना भी इनके पास डाटा अवेलेबल था, और भी फिलोसोफर के जितने थे, उनका जो केमिस्ट्री के ऊपर जो डाटा उन्होंने दिया था, उन सभी को इन्होंने क्या किया, इकट्ठा करके उसके ऊपर थोड़ा बहुत रिसर्च करके, और इन्होंने अपना एक क्या किया, थ्योरी यानी सिद्धांत दिया, जिसको क्या बोलते हैं, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मतलब बताया उन्होंने पूरा मैटर के बारे में ही है, बट वो मैटर का उन्होंने बताया कि वो भी किस चीज़ से बना होता है, जिससे तो उसको क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। तो वही पूरा इन्होंने अपनी समरी में क्या किया है, दिया हुआ है, मतलब थ्योरी में, ठीक है ना? तो पहली थ्योरी तो इन्होंने ये बताई है कि जो मैटर होते हैं, यानी कोई भी पदार्थ हो, वो क्या होता है, बहुत ही छोटे पार्टिकल से यानी कण से मिलकर बना होता है। तो मैटर होता है यानी कि जो पदार्थ होते हैं, ये क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, पार्टिकल्स से। अच्छा, कण के बारे में पहले और किसी ने बताया हुआ है क्या? कण के बारे में, पार्टिकल्स के बारे में किसी ने और पहले बताया है क्या, कोई वैज्ञानिक? हाँ, महर्षि महर्षि करात, उन्होंने कण के बारे में बता चुका है, अपने इंडियन महर्षि है वो, ठीक है। समझ गए? तो डाल्टन ने क्या बोला कि जो पदार्थ होते हैं वो किससे मिलकर बना होता है, बहुत ही छोटे छोटे टीनी पार्टिकल बोलते हैं इसको। यानी कि टीनी पार्टिकल मतलब क्या हो गया, छोटे छोटे कण, बहुत छोटे छोटे कणों से क्या है, ये मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना? अब इसी पार्टिकल को इन्होंने क्या बोला, परमाणु नाम दिया गया, एटम। ये जो छोटे पार्टिकल्स हैं, इसी को क्या इन्होंने बोला, एटम, यानी कि परमाणु। तो समझ में आया कुछ? ठीक है ना? क्या बोला इन्होंने कि जो मैटर होता है यानी जो पदार्थ होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे कण यानी पार्टिकल्स से मिलकर बने हुए होते हैं, और उसी पार्टिकल्स को इन्होंने क्या नाम दिया, एटम, यानी कि परमाणु। कोई डाउट? ठीक है ना? एटम के बारे में इन्होंने और क्या बोला? सर, ये जो एटम्स होते हैं, तो मतलब जो सेम टाइम के एटम्स होते हैं, उनका जो द्रव्यमान होता है वो सेम होता है। मतलब सेम टाइप के एटम का जो मास वगैरह होता है यानी प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है ना। ये एटम वर्ड जो है ना, जो एटम शब्द है, ये दो ठो से मिलकर बना हुआ है, एटम, ठीक है ना? ए का मतलब होता है कैन नॉट, और टम का मतलब होता है कट। ए का मतलब क्या है यहाँ पे, कैन नॉट, और टम का मतलब है कट। इसका मतलब ये हो गया, हाँ, कहने का मतलब ये है कि अगर अपन मैटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, किसी भी मैटर को अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और उसको डिवाइड करते जाओ, मतलब जैसे मान लो कोई भी आप पदार्थ ले लो, उसको लेके कूदना चालू करो, चुरकुन बनाना चालू करो, और उसको तोड़ते तोड़ते इतना तोड़ डालो, मतलब तोड़ते जाओ, तोड़ते तोड़ते मैटर यानी पदार्थ की एक ऐसी अवस्था आएगी, स्टेट आएगी, जहां से अब आप उस मैटर को और नहीं तोड़ सकते, या और नहीं डिवाइड कर सकते। समझ गए? तो मैटर यानी पदार्थ की वह अवस्था जहां से हम उसको और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हैं, ठीक है ना? तो उसी को क्या बोलते हैं, मतलब जहां से अपन उसको और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, उसी को क्या बोला उन्होंने, एटम। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? ठीक है। चलो, जो एटम है ना, इसको मैटर का फंडामेंटल पार्टिकल भी बोलते हैं, मूल कण। इसका मतलब क्या होता है, जरा बताओ। जो एटम है, इसको क्या बोलते हैं,
फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब पदार्थ का, जो कोई भी पदार्थ उसका मूल कण जो होता है वो किसे कहा जाता है? परमाणु को, एटम को। तो पहले तो इसका मतलब बताओ जरा कि फंडामेंटल पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मूल कण का मतलब क्या होता है? मतलब अगर बहुत सारे एटम को मिला सकते हैं तो उसको मतलब मैटर बना सकते हैं, मतलब उसका वो फंडामेंटल यूनिट है। अरे जैसे हम लोग, जैसे बॉडी हमारी है, ठीक है ना, हमारी बॉडी जो होती है, हमारी बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट सेल यूनिट जो होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या होती है? सेल होती है, कोशिका, है ना। यानी कोशिकाओं से मिलकर ही क्या हुआ? पूरा बॉडी बना है। तो ऐसे ही भाई ये है क्या? ये मतलब एटम क्या बोला गया है भाई? इसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जो एटम होता है वो मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है ना, सबसे छोटा कण। उसी को आप उल्टा अगर ले जाओगे, मतलब अभी जो तोड़े थे अब उसी को आपस में जोड़ना चालू करो, यानी उन्हीं कणों को, उन्हीं स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स को आपस में क्या करो? जोड़ना चालू कर दो। तो जोड़ते 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 एक बड़े फॉर्म में आ जाओगे जिसको अपन लोग देख लेते हैं, मतलब जैसे इसका एकदम छोटे पार्टिकल में ले जाओगे, मतलब अपन उसको देख नहीं सकते हैं, अभी उसके बारे में अपन नहीं बोल पाएंगे, लेकिन उन्हीं छोटे छोटे पार्टिकल्स को आपस में जोड़ते 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 इस बड़े फॉर्म में लाओ तो ये अपने को दिखने लगेगा, विजिबल हो जाएगा। अब इसको अपन बोल सकते हैं ये हमारे लिए मैटर का काम कर रहा है, समझ गए? तो यानी कि वह छोटा पार्टिकल, वह छोटी इकाई जिससे पदार्थ का क्या होता है? निर्माण होता है। मैटर जिससे क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, उसी को क्या बोलते हैं? मूल, फंडामेंटल पार्टिकल। तो पदार्थ का निर्माण जो होता है जिस फंडामेंटल पार्टिकल से होता है उसको क्या बोलते हैं? एटम। क्लियर हो गया? ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो एटम होता है वो क्या होता है? कंजर होता है ना। एटम यानी जो परमाणु होते हैं ये क्या होते हैं? कंजर्व होते हैं, यानी संरक्षित होते हैं। तो पहले तो इसका मतलब ही बता दो, कंजर्व का मतलब क्या है? कंजर्व का मतलब ये, ना तो आप इसको क्या कर सकते हो, ना तो उसको नष्ट कर सकते हो ना ही बना सकते ना तो इसको आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो, और ना ही नष्ट कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, इसमें जितने भगवान ने जितना बना दिया है पार्टिकल उतने ही हैं, ना उससे ज़्यादा होंगे ना उससे कम, ठीक है ना। मतलब यहाँ की जो पार्टिकल्स की संख्या है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है? फिक्स है, ठीक है ना। कण जो है वो क्या है? फिक्स है, ठीक। तो जैसे इसमें ये बोला है कि जैसे रिएक्शन वगैरह जब होता है ना, रिएक्शंस वगैरह जैसे होते हैं, तो जो अलग अलग पार्टिकल्स आपस में मिलकर जो रिएक्शन कर रहे होते हैं, तो उसमें रिएक्शन के दौरान ये होता है केवल और केवल एटम्स का क्या होता है? एक्सचेंजेशन होता है, ना कि नया एटम बनता है या कोई भी एटम क्या हो रहा होता है? नष्ट हो रहा होता है। जितने भी रिएक्शंस होते हैं ना, तो उन रिएक्शंस में क्या होता है? एटम्स का क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एक्सचेंज होता है आपस में। जैसे मान लो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दो प्रकार के क्या है? मान लो कोई दो, ये क्या है? पदार्थ है। अब ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाए? पानी, ठीक है ना। अब ये तो कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन पढ़ चुके हो, मास कंजर्वेशन वाला। भाई इसको कंजर्व करोगे तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या हुआ है? क्या कोई नया एटम बना है क्या? या कोई एटम यहाँ से गायब हुआ है क्या? नहीं हुआ है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या हुआ है? इन दोनों का आपस में क्या हुआ है? एक्सचेंजेशन हुआ है। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो यानी वही अब बोल रहा है कि मतलब रिएक्शन के दौरान पे किसी भी एटम का, ना तो वो एक्स्ट्रा एटम वहां पे कोई दूसरा बन रहा होता है, और ना ही हमारे पास जो एटम है उनमें से कोई भी क्या हो रहा होता है? नष्ट हो रहा होता है। बस आपस में ये क्या करते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या फिर एक्सचेंजेशन भी बोल सकते हो, कि एक्सचेंज होते हैं एक दूसरे से। आई बात समझ में? ठीक है, देखो जो एटम्स होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, यौगिक जो होते हैं, ठीक है ना, तो उन्होंने ये बताया कि जो यौगिक बनते हैं, यानी जो कंपाउंड बनते हैं, वो किससे बनते हैं? वो एटम्स से ही बनते हैं,
ठीक है ना, जिसको अपन लोग मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। एटम क्या हो गया हमारा, एटम जो यानी परमाणु जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण, जिसको अपन लोग फंडामेंटल पार्टिकल यानी मूल कण भी बोलते हैं। ठीक है ना, फिर इन्हीं कण से मिलकर क्या बनता है, मॉलिक्यूल, अणु। ठीक है, क्लियर हो गया। तो पहले तो इन्होंने जो अणु के बारे में बताया वो क्या बताया कि जो परमाणु होते हैं, परमाणु परमाणु आपस में मिलके क्या बनाते हैं, अणु। यानी कि ये तो बाद में नाम आ दिया है उन्होंने, ठीक है ना, कि एटम्स आपस में जुड़ के जो भी बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन, मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल्स अभी इसी को अपन लोग क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल। और फिर उसी के अपन लोग क्या कंपाउंड के बारे में भी इन्होंने बताया है कि यानी कि यौगिक जो होता है ये क्या होता है, तो ये भी किससे बनता है, एटम से ही मिलकर बनता है। बट इसमें एक कंडीशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़े थे ना, ठीक है, कि कंपाउंड जो होता है वो क्या होता है। तो इन्होंने क्या बोला कि जो अणु या जो कंपाउंड बनता है तो एटम से बनता है, तो कैसे बनता है, तो जितने भी एटम इसको बनाने में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हमेशा क्या रहेंगे, एक इंटीजर फॉर्म में रहेंगे और सरल अनुपात में रहेंगे। इंटीजर मतलब समझ रहे हो, पूर्णांक, मतलब ऐसा नहीं कि आधा परमाणु आके जुड़ेगा, पूर्णांक मतलब पूरा पूरा, एक परमाणु, दो परमाणु, तीन परमाणु ऐसे आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। तो जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एटम होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पूर्णांक यानी इंटीजर फॉर्म में होते हैं। भाई ये बताओ, एटम को अभी उन्होंने क्या बोला कि एटम वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल है मैटर का जिसको अपन और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो एटम है तो क्या आधा एटम कहीं जाएगा, भैया वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ना है, सबसे छोटा पार्ट है, अब उसको तो और डिवाइड कर नहीं सकते। मान लो हमारे पास एक एटम है, अब वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोल रहा है मैटर का, ये मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल है, इसको अपन और डिवाइड कर नहीं सकते। तो सीधी सी बात है, ये जब किसी के साथ जाएगा जुड़ेगा तो पूरा पूरे फॉर्म में नहीं जाएगा, कि आधे फॉर्म में जाएगा, पूरा जाएगा ना। तो ये जो इंटीरियर वर्ड आ रहा है ये इसीलिए आ रहा है कि जो एटम होता है तो वो जब मॉलिक्यूल्स बनाता है तो उसमें एटम जो पार्टिसिपेट करते हैं वो इंटीरियर फॉर्म में होते हैं, यानी पूरा पूरा एटम होता है। और मॉलिक्यूल जो बनेगा तो जितने भी एटम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो क्या होंगे, सरल अनुपात में रहेंगे, यानी इंटीजर नंबर का सिंपल रेशियो में क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे। यानी कि इन्होंने ये वाला जो नियम दिया है वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो कंपाउंड फॉर्मेशन का नियम था ना, कंपाउंड फॉर्मेशन यौगिक के निर्माण का, वही तो इन्होंने अपनी थ्योरी में रख दिया है। आगे समझ में, ठीक है। देखो इसमें इन्होंने और क्या बताया है, जैसे कोई मैटर अपन लेते हैं, ठीक है ना, अब उसको अपन डिवाइड करते जाते हैं तो वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को उन्होंने क्या बोला, एटम। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही प्रकार का मैटर होता है, अलग अलग प्रकार के होते हैं ना। जैसे ये मान लो प्लास्टिक है, ये फाइबर है, ये अलग मैटर है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे लोहा हो गया, आयरन, वो अलग मैटर है, ठीक है ना। तो इन्होंने मैटर के मतलब एटम के बारे में इन्होंने ये बताया कि एक मतलब सेम टाइप का जो मैटर है उसके जितने भी एटम हैं वो सभी की प्रॉपर्टी वगैरह जो होती है वो आपस में क्या होती है, सेम होती है। मतलब कि अगर अपन लोहा लेते हैं, लोहा का जो एटम होता है उसको अपन लोग आयरन बोलते हैं, लोहा, सॉरी हाँ मतलब आयरन बोलते हैं, ठीक है ना। सिंबल जो होता है वो क्या होता है, Fe, याद है ना। तब अपन लोहे की छड़ लेते हैं, अब उसमें जितने भी आयरन के पार्टिकल यानी एटम हैं उन सभी की आपस में प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम। मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, मास हो गया, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी होगी, जितनी प्रॉपर्टी होगी वो सब आपस में क्या होती हैं, उनके सेम। समझ गए, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक ही पदार्थ, पदार्थ छोटा मैटर जो होता है वो बहुत बड़ा चीज़ है भाई। इसमें मतलब इसमें ये सोचो कि ये उन पार्टिकल से मिलकर बने जिनको अपन देख भी नहीं सकते हैं, तो कितने सारे इसमें वो पार्टिकल होंगे, है ना। मतलब अब मेरे को नहीं पता कितने, पर बहुत सारे हैं, ठीक है। तो जो एक ही पदार्थ के सभी परमाणु, जितने भी एटम हैं इसके पास, ठीक है ना, सभी परमाणु के जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टी, अब कौन सी प्रॉपर्टी, चाहे आप इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी ले लो या केमिकल प्रॉपर्टी ले लो, ये सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। जितने भी एटम हैं एक ही पदार्थ के सभी परमाणुओं का
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जैसे मास हो गया, द्रव्यमान हो गया, भार हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सारी चीज़ें, घनत्व, वो सब फिजिकल प्रॉपर्टी है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कलर वगैरह हो गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी में ही आती है कि एक एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन हैं, ठीक है ना। रिएक्शन कैसा करता है किसी के साथ, वो सब केमिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। तो एक ही मैटर के सभी एटम्स का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जितने होते हैं सब क्या होते हैं, सेम। और डिफरेंस का, डिफरेंस एटम अगर ले लोगे तो, मतलब सॉरी डिफरेंस मैटर अगर ले लेते हो तो डिफरेंस मैटर के एटम के जो प्रॉपर्टी हैं वो क्या रहेंगे, डिफरेंस रहेंगे, ठीक है। जैसे मान लो डाल्टन ने जो कंपाउंड्स वगैरह जो बना था, ठीक है ना, तो कंपाउंड का जो उन्होंने बोला था कि जो कंपाउंड्स मतलब कि यौगिक जो बनते हैं, यानी एटम से मिलकर जो बन रहा होता है, तो एक ही प्रकार के जो यौगिक के मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसको थोड़ा सा लाइन को पकड़ना, क्या बोला मैंने, एक ही प्रकार के यौगिक यानी कि कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल यानी अणु, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। अब जैसे तुम पानी पी रहे हो, ठीक है, तो कंपाउंड में मैं क्या ले लेता हूँ, पानी, वाटर मान लो ले लेता हूँ। एक यौगिक अपन ने पकड़ लिया कि ये पानी क्या है, यौगिक है ना, है पदार्थ, पर ये एक प्रकार का क्या है, कंपाउंड है ना। अब इसका मॉलिक्यूल क्या है, H2O। अब यानी पानी में ऐसा तो है नहीं कि एक ही ठो मॉलिक्यूल है, पता नहीं कितने H2O हैं। तो वो जैसे एक ये H2O हो गया, एक ये H2O, मतलब जितने भी पानी में जितने भी H2O के मॉलिक्यूल हैं, इन सभी की प्रॉपर्टी आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी कंपाउंड का भी वो बोल रहा है। कुछ समझ में आया क्या बोल रहा हूँ। एक ही प्रकार के यौगिक के जितने भी अणु हैं, उनकी प्रॉपर्टी आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे एक ही प्रकार के पदार्थ के परमाणु यानी एटम की प्रॉपर्टी सेम होती है, और डिफरेंट टाइप के मैटर के एटम की प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। ऐसे यही चीज़ इन्होंने कंपाउंड के लिए भी बोला है। एक ही प्रकार के कंपाउंड के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान रखो, पानी कोई भी आप ले लो, पानी का एग्जाम्पल अपन ले रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि पानी में केवल एक H2O है, पता नहीं कितने H2O से में है उसके उसमें। तो जितने भी H2O हैं, इन सब की प्रॉपर्टी आपस में क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है ना। ये तब तक के लिए है जब तक डाल्टन के पास जितना डाटा अवेलेबल था तब तक के लिए। अभी मॉडर्न में ये सब गलत हो चुका है, ठीक है। समझ में आया, पहले ये बताओ यहाँ तक। अगला नियम क्या बताया इन्होंने, देखो जो रिएक्शन होते हैं, तो रिएक्शन जो होता है यानी जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, वो कौन करता है ये बताओ, यही एटम, अणु नहीं करते, मॉलिक्यूल नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। ये H2+O2 से क्या बना, H2O, इसमें कौन रिएक्शन कर रहा है, एटम की मॉलिक्यूल, H2 एटम है कि मॉलिक्यूल है, मतलब यह नहीं पता है, ये तो एलिमेंट है ना सर, मॉलिक्यूल तो डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं। ये कौन बोल दिया, अणु ये भी है भाई, एक से ज्यादा जिसके पास एटम होते हैं ना वो मॉलिक्यूल कहलाता है। वो तो मैटर की बात कर रहे हैं कि मैटर जो होता है, प्योर मैटर और एक मिक्सचर वगैरह वो सब होता है, तो उसमें अपन एलिमेंट ले लेते हैं और एक कंपाउंड आता है ना। तो लेकिन मॉलिक्यूल की बात करें तो जिसके पास एक से ज़्यादा एटम है वो मॉलिक्यूल ही कहलाएगा, ठीक है ना। वो मॉलिक्यूल एलिमेंट भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है, क्लियर। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। अभी यहाँ मैंने एक केमिकल रिएक्शन लिखा है कि हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, वाटर, H2O, है ना। तो ये एटम, एटम है कि मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल है, यानी कि अणु है ये O2, इसमें दो ऑक्सीजन के एटम है ना, ये भी मॉलिक्यूल है, ये H2O, वो तो मान लो कि हाँ वो भी मॉलिक्यूल है। बाकी ये दोनों एलिमेंट है और वो कंपाउंड है, लेकिन मॉलिक्यूल अपन इन सभी को बोल सकते हैं जिसके पास एक से ज़्यादा, मतलब ये दोनों क्या है,
ये क्या है, कंपाउंड यानी कि यौगिक, यानी कि तत्व आपस में मिलके क्या कर रहे हैं, यौगिक बना रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इन सभी में दो से ज़्यादा एटम है, फिर वो चाहे सेम टाइप के हो चाहे डिफरेंट टाइप के, तो जिसके पास दो से ज़्यादा एटम होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। अभी तो पढ़े आप कि एटम्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्लियर हो गया। तो बात ये आ रही थी कि जो रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, मॉलिक्यूल या एटम। यहाँ पे मॉलिक्यूल कर रहे हैं ना, जबकि ये गलत है, ध्यान रखना। जो रिएक्शन होते हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम पार्टिसिपेट करते हैं, ना कि मॉलिक्यूल। आई बात समझ में। ये उन्होंने बताया था, मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। पर यहाँ पे तो मॉलिक्यूल कर रहे हैं, तो वो कैसे बोल रहे हैं कि भैया एटम कर रहे हैं। अभी कहानी समझो, ये जो आप इनको देख रहे हो ना, ये जो मॉलिक्यूल, ये अपने स्टेबल फॉर्म में, किस फॉर्म में है, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना के, एक हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो स्टेबल हो जाता है कि नहीं हो जाता, ये स्टेबल है। 2 ऑक्सीजन है ना, ये स्टेबल है O2, दोनों लोग 2-2 बॉन्ड बना के, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये स्टेबल है। तो कोई भी अपनी स्टेबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब नहीं करता, अगर स्टेबल हो जाता है तो वो स्टेबिलिटी अपनी खराब नहीं करना चाहता। तो जो पहली बात तो ये ध्यान रखो कि जो मॉलिक्यूल यानी अणु बनता है वो बनता क्यों है। तो जो एटम है यानी कि जो परमाणु है वो सिंगल फॉर्म में स्टेबल नहीं होते हैं। कौन से वाले केवल स्टेबल हैं, केवल 18वें ग्रुप वाले, नोबेल गैस। उसके अलावा जितने भी वो सब क्या हैं, अनस्टेबल हैं। तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, अब मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है ना। तो ये स्टेबल फॉर्म में है। तो जो रिएक्शन हो रहा है ना, तो पहले इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी, टूटिंग, मतलब पहले इनके बीच का बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। और ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये सब एटम के फॉर्म में आएंगे, मतलब ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन ब्रेक होके एटम फॉर्म में चला जाएगा, ये ऑक्सीजन ब्रेक होके O2 से सिंगल फॉर्म में। अब ये आपस में क्या करेंगे, जुड़ेंगे, और जिसको जिस रेशियो के हिसाब से जुड़ना है उस रेशियो के हिसाब से ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे। मतलब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, 2:1। तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन आपस में क्या होंगे, जुड़ेंगे। अब इसका बॉन्ड मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसा बॉन्ड होता है ये। अब तुम खुद ही बताओ, इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं, अब ये ऐसे ही समझो रहो, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड करके 2 हाइड्रोजन लगा के रखा है। अब ये बताओ, ये 2 हाइड्रोजन उससे जो जुड़ा है तो पहले ये आपस में ब्रेक हुए होंगे तब ना जाके उधर से जुड़ा होगा, समझ गए, ठीक है ना। मतलब कि मॉलिक्यूल जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, एटम। तो जो हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं, ये मॉलिक्यूल इस मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये बना रहा है, तो एक्चुअली में नेचर में ये इस फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म में मिलते हैं, कभी सिंगल फॉर्म में मिलते ही नहीं है। वो तो जब अपन रिएक्शन कराते हैं तो जिस भी प्रोसेस द्वारा अप्लाई करके आप वो रिएक्शन करा रहे हो, तो उस प्रोसेस में ये मॉलिक्यूल पहले टूट के एटम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है ना। जो अणु है ये टूट के किस में कन्वर्ट होंगे, परमाणु में। अब फिर ये जब सारे एटम मॉलिक्यूल टूट के एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो फिर जिस भी कंपाउंड को बनाना है उस कंपाउंड में जिस रेशियो के हिसाब से इनको आपस में जुड़ना होगा, उस रेशियो के हिसाब से ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। यानी कि केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है, एटम, ना कि मॉलिक्यूल, ठीक है, क्लियर। डाल्टन ने मैटर से रिलेटेड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बताई है, अगला नियम क्या बताया, इन्होंने ये बोला कि जैसे जो मैटर होता है, ठीक है ना, मैटर यानी कि जो पदार्थ होते हैं, तो पदार्थ जो होता है उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, पदार्थ का, ये तो पढ़ चुके ना, क्या होता है, एटम। स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या होता है, एटम, ठीक है ना, परमाणु। तो इन्होंने ये बताया कि जो मैटर है, तो मैटर की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, यानी कि एक पदार्थ में जितना भी गुण होता है वो सभी गुण उस मैटर के एटम में भी क्या होंगे, पाए जाएंगे। बात समझ में आई, मतलब जो जो प्रॉपर्टी मैटर की होती है वो सारी प्रॉपर्टी आपको एटम में भी, यानी उसी मैटर के एटम में भी क्या होगी, मिलेगी। भाई मैटर किससे बनता है, इन्हीं से ना बनता है, एटम से ही ना। भाई एटम एटम आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, पूरा मैटर तैयार करते हैं।
तो जो प्रॉपर्टी इस मैटर की होगी वो सारी प्रॉपर्टी आपको एटम में क्या होगी, उस मैटर के एटम में मिलेगी। ठीक है ना, अलग मैटर के दूसरे एटम की बात नहीं कर रहा हूँ। हम जो मैटर आपने लिया है वो मैटर जिस एटम से मिलकर बना हुआ है उसी एटम में इस मैटर की सारी प्रॉपर्टी आपको क्या होगी, मिलेगी। समझ गए? यानी कि एक परमाणु में पदार्थ के सभी गुण क्या होते हैं, पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? कोई डाउट? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इन्होंने क्या बताई, मतलब इनकी थ्योरी क्या थी, अगली थ्योरी क्या थी मैटर से रिलेटेड। तो जैसा इन्होंने अभी क्या बताया था कि जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है। क्या बताया उन्होंने कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम पार्टिसिपेट करते हैं, यानी परमाणु। ठीक है ना, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं उसमें कौन पार्टिसिपेट करते हैं, एटम। तो केमिकल रिएक्शन के बाद उन्होंने ये बोला कि जो एटम होता है, तो किसी भी एटम की प्रॉपर्टी जो होती है वो केमिकल रिएक्शन के बाद जो है वो चेंज नहीं होती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, यानी कि जो इस एटम का जो मूल गुण होता है, जो इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी यानी कि जो इसके मूल गुण होते हैं एटम के, तो अगर एटम क्या है, जैसे कहने का मतलब ये है कि ये H2 है और ये O2 है, ये आपस में मिलके क्या बना लिए, H2O। तो ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे H2 में जो हाइड्रोजन एटम है और यहाँ H2O में जो हाइड्रोजन एटम है, तो इन दोनों की जो प्रॉपर्टी होगी वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई भी एटम अपना निजी गुण यानी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है वो कहीं भी चेंज नहीं करता है। रिएक्शन के बाद भी कोई कहीं भी कोई एटम किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो रिएक्शन के बाद जो भी नया प्रोडक्ट वगैरह जो भी उत्पाद बनता है, तो वहाँ पे जो एटम होता है, जैसे हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, तो जो पहले थी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन की वही प्रॉपर्टी बाद में भी क्या है हाइड्रोजन की, उस उत्पाद यानी जो नया प्रोडक्ट बने उसमें भी वही रहेगा। मतलब कि कोई भी एटम अपना निजी गुण यानी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी होता है वो कहीं भी चेंज नहीं करता, हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। आई बात समझ में? क्लियर हो गया भाई? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का ड्रॉबैक भी है कुछ। पहले तो ये बताओ ड्रॉबैक का मतलब क्या होता है, लिमिटेशन जो है, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। लिमिटेशन का मतलब क्या है, सीमा, सीमा इसका मतलब जैसे कि कोई भी चीज हो रही है तो उसकी एक लिमिट होती है कि वो चीज इस लिमिट तक होगी, ये लिमिट क्रॉस नहीं करेगी। डाल्टन के जो एटॉमिक थ्योरी जो डाल्टन ने अपना बताया है ना, उनकी लिमिटेशन या इसको ड्रॉबैक भी बोल सकते हो। ठीक है ना, वो क्या है कि जो उन्होंने अपनी थ्योरी दी है, तो जब उनके सामने उस थ्योरी का एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि आपने जो थ्योरी बताई है इसको प्रूफ दिखाओ, बताया ना उन्होंने क्या किया था, जितने भी पीछे बेचारे सब अपन अपन थ्योरी दे के चले गए थे वैज्ञानिक, उन्होंने उन सब की थ्योरी क्या कर ली, उठाई, सबको उन्होंने क्या किया, स्टडी किया थोड़ा बहुत, जो भी मैं नहीं पता मेरे को कि कितना प्रैक्टिकल किए हैं, लेकिन किए तो होंगे कुछ ना कुछ। तो उन्होंने प्रैक्टिकल वगैरह किया और फिर उससे उन्होंने उन सभी थ्योरी का क्या बनाया, एक समरी बना दिया। ठीक है ना, अब जब उनसे उस समरी का यानी कि उन्होंने जो थ्योरी बनाई उसका जब उनसे प्रूफ मांगा गया तो उन्होंने वो प्रूफ नहीं दे पाए। जिन जिन सवाल का उनसे प्रूफ मांगा गया, या कहने का मतलब जिन जिन सवाल का वो प्रूफ नहीं दे पाए अपनी थ्योरी का, वो उनके लिमिटेशन में चला गया। मतलब कोई भी वैज्ञानिक जब थ्योरी अपनी बनाता है तो जब उसको बात आती है लागू करने की, ठीक है ना, आगे लेवल में यानी पूरे सभी जगह तक पहुंचाने की, तो उसके पहले एक बैठक होती है वैज्ञानिकों की और उस थ्योरी के ऊपर बाकी के वैज्ञानिकों का भी क्या देखा जाता है, राय वगैरह ली जाती है, मत दी जाती है। तो वो जो थ्योरी बनाता है तो सामने वाले उस पर क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि ये जो आपने बताया था ये किस आधार पे आपने बताया, इसका प्रूफ दिखाओ। तो अगर वो उसका बेस बता देते हैं कि ये इस आधार पे मैंने बताया, इसका ये प्रूफ है, आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लो, ये प्रैक्टिकल के हिसाब से भी ये प्रूफ अपना दे रहा है ये थ्योरी, तो उसको लागू कर दिया जाता है। लेकिन जो थ्योरी आप बनाओगे और उसका अगर प्रूफ नहीं दे पाए तो वो उसका लिमिटेशन में चला जाएगा वो स्टेटमेंट। बात समझ नहीं?
तो ऐसे ही डाल्टन्स ने जो बताया था, उन्होंने अपनी थ्योरी में जो दिया है उन्होंने, तो उनकी भी कुछ लिमिटेशन है। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने उसका जवाब नहीं दे पाया। तो क्या क्या जवाब नहीं दे पाया इन्होंने? तो जैसे आपने थ्योरी जो पढ़ी है, कौन कौन सी थ्योरी पढ़ी है? एक एटम्स जो होते हैं, सेम टाइप के मैटर के जो एटम की प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, और डिफरेंट टाइप के मैटर के एटम्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है। क्यों? उनसे पूछा गया क्यों, वो इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। तो यानी ये वाला जो थ्योरी है वो इनके लिमिटेशन में चला गया। आई बात समझ में? सेम टाइप के मैटर के जो एटम होते हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम। और डिफरेंट टाइप का डिफरेंट। उनसे कारण पूछा गया कि कारण बताओ, नहीं बता पाए, वो उनके ड्रॉबैक में चला गया, ये वाला। आई बात समझ में? लिमिटेशन मतलब समझ में आ रहा है क्या है? ठीक है। और कौन सी? जो रिएक्शन पढ़े हो, जैसे इन्होंने बताया ना कि जो एटम होते हैं वो आपस में, मतलब एटम्स आपस में क्या होते हैं, जुड़ के क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ये तो उन्होंने बता दिया। कैसे? हाउ? मतलब एटम आपस में जुड़ के मॉलिक्यूल कैसे बनाते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए वो तो अब हम लोग बॉन्ड वॉन्ड के बारे में काफ़ी ज़्यादा वो हो चुका है बॉन्ड के बारे में, लेकिन उस टाइम पे उनको नहीं पता था। लेकिन ये होता है, उन्होंने लॉजिक लगाया है और ये होता है, और ये आज भी चल ही रहा है। बट उन्होंने कैसे होता है भाई, क्या प्रोसेस है इसका कि एटम एटम आपस में मिलकर मॉलिक्यूल कैसे बना रहे हैं, उनके बीच में आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है, कौन सा दैविक शक्ति है जो काम कर रहे हैं कि इनको आपस में जोड़ के रखे हुए हैं, वो उसके बारे में नहीं बता पाए। आज उस दैविक शक्ति को बॉन्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पहले उस समय पे वो नहीं बता पाए थे। तो मॉलिक्यूल्स का, सॉरी, एटम्स का आपस में जुड़कर मॉलिक्यूल बनाना, ये तो उन्होंने बता दिया, बट कैसे बनता है ये नहीं बता पाए। तो इसलिए ये वाली थ्योरी भी उनकी कहीं में चली गई, लिमिटेशन में चला गया, ड्रॉबैक में। क्लियर हो गया? ठीक है ना। यही मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच का डिफरेंस भी ये नहीं बता पाए कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं और एटम जो होते हैं इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ये डिफरेंस भी, यानी क्या अंतर है इनके बीच में, इसके बारे में भी नहीं बता पाए। वो भी उनके ड्रॉबैक में चला गया। देखो, ठीक है, जैसे मान लो कि रिएक्शन जो होता है ना, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, कि ये एटम जो होते हैं वो आपस में रिएक्शन कैसे कर रहे हैं। उन्होंने बताया था ना कि जो केमिकल रिएक्शन होता है वो केमिकल रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? एटम, मॉलिक्यूल नहीं करते। बट उन्होंने ये नहीं बता पाया कि ये रिएक्शन होता कैसे। एक्सप्लेनेशन जो अभी समझाया था ना कि पहले बॉन्ड टूटता है, फिर एटम पार्ट बनते हैं, फिर उसके बाद नए फॉर्म में जाके वो आपस में क्या होते हैं? जुड़ते हैं। वही एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे पाए थे कि एटम्स आपस में कैसे मतलब रिएक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल क्यों नहीं करता है। ठीक है ना। तो जो केमिकल रिएक्शन होता है, तो केमिकल रिएक्शन में एटम जो होते हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं दे पाए। तो ये भी उनके क्या चला गया? ड्रॉबैक में। हमको लगता है सब ड्रॉबैक में चला गया। चलिए, और क्या ड्रॉबैक देखे गए डॉल्टन के एटॉमिक थ्योरी में? मतलब कि जैसे उन्होंने क्या बताया था कि जो मोलिक्यूल्स होता है वो किससे बनता है? एटम्स से मिलकर ही क्या होता है, मतलब एटम्स एटम्स आपस में मिलकर क्या करते हैं? मोलिक्यूल्स बनाते हैं। तो वो मोलिक्यूल्स जो बना है, तो एटम्स आपस में जुड़ के बने हैं, यानी परमाणु आपस में क्या किए हैं? जुड़ के क्या बना रहे हैं? अणु बना रहे हैं। तो वो जो मोलिक्यूल्स हमारे पास बन के तैयार हुआ है, यानी कि जो अणु है हमारे पास, तो अणु यानी मॉलिक्यूल जो बना है, तो एटम्स जो आपस में यानी परमाणु आपस में जुड़ के बने हैं, ये आपस में जुड़कर बने हैं। तो एटम्स एटम्स आपस में जो बॉन्ड बना, मतलब जो जुड़ रहे हैं, तो वो कैसे जुड़ रहे हैं? मतलब उसके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, जो बंध बन रहा है एटम्स के बीच में, वो कैसे बन रहा है, ये इसका एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं दे पाए थे। ठीक है ना। उन्होंने बता तो दिया कि जो एटम्स होते हैं वो आपस में मिलके क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पर वो मॉलिक्यूल्स यानी अणु में जो एटम्स आपस में जुड़े हुए हैं, तो प्रत्येक एटम्स के बीच में किस प्रकार का मतलब बंध है, किस प्रकार का बॉन्ड वो बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपस में क्या है? जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। उसके बारे में ये एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, इसलिए ये प्रॉपर्टी भी उनकी कहाँ चली गई? ड्रॉबैक में। क्लियर हो गया? ठीक है।
और क्या ड्रॉबैक है? ये आपने पढ़ा होगा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में पढ़े होंगे आप लोग कि जो गेल-लुसैक का नियम है, गैसेस से रिलेटेड जो रिएक्शन होते हैं, तो उसके बारे में भी मतलब इन्होंने अपनी थ्योरी कहाँ से बनाई, वहीं से तो सब उठा उठा के बना रहे, अपनी थ्योरी बता रहे थे। तो इन्होंने गे-लुसैक की जो थ्योरी है, गे-लुसैक, तो इससे संबंधित जो है, मतलब जो भी रिएक्शन है होता है के बारे में नहीं बता पाए। मतलब कहने का मतलब यही है कि बॉन्ड वॉन्ड के बारे में ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए थे। ठीक है ना, क्लियर हो गया? ये सारी चीज़ें इनके ड्रॉबैक में चली गई। आई बात समझ में? ठीक है।